जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय मैंने शिवानी को तैयार खड़े देखा। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे उसने कहा कि उसे मायके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो शिवानी, तुम कल चले जाना। आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। नहीं अविनाश, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। प्लीज़ आप मुझे छोड़ के आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और वो लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे शिवानी से बेइंतहा मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए उसकी किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और फ्रेश होकर उसके मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा था कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं शिवानी को इस बारे में नहीं कह पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे एक बड़ा झटका लगा क्योंकि उनकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था जो मैंने अभी अभी शिवानी को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है शिवानी और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसा ड्रेस खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैं कार अंदर ले गया। मैंने अपने नौकर से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ, तो डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं शिवानी को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया था कि यही ड्रेस हमारे पड़ोस वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब शिवानी ने मुझे बताया कि वो अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। उस वक्त वो नीले रंग के बेहद ही खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरफ एक प्यार भरी नज़रों से देखा तो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि मेरे पड़ोसी की टेरेस पे आज भी वही ड्रेस लटक रहा था जो आज शिवानी ने मायके जाते समय पहना हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता था? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार मैंने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा न तो नहीं कि शिवानी माँ मायके का बोल कर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफ़ी दूर भी था। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि शिवानी उसी ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। अविनाश, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ भरी बातें सोच रहा था। शिवानी के माँ बाप घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था। भला वो वहाँ कैसे जा सकती थी? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया जहाँ वो ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और शिवानी को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती थी, ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं और शिवानी को दुल्हन बनाकर घर ले आया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी सतीश मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी कि वो शादी में नहीं आ सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सच में मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगकर बधाई दी और उसने लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकाल कर ज़बरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज थी शिवानी से। जब मैंने पहली बार शिवानी को देखा था, उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी सुधा की दोस्त थी और उन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पे जाना था, जिसके लिए सुधा ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था।
जैसे ही मैं अपने कैबिन से निकला तो सीधा शिवानी के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी तरफ देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करने लगी और मैंने जल्दी से अपनी नज़रों का रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल आया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों मेरे ही पीछे बातें करते हुए निकली थी। शिवानी सुधा की किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर कहा, अगर वो चाहें तो मैं उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उस तरफ भी जाना है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था। मेरी बात पर सुधा बहुत खुश हुई और शिवानी का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, लेकिन शिवानी बहुत जिद करते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवा में उड़ने लगा था और मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ शिवानी को ही बनाऊंगा। और 2 दिन बाद ही मैंने सुधा से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसी ने बताया कि शिवानी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। सुधा, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वो पसंद है। आप मुझे बताइए कि मैं कब उनके घर जा सकता हूँ? मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्दी बताने का वादा किया। मैं अपनी माँ को लेकर उनके घर चला गया, जहाँ हमारे बड़े अच्छे से स्वागत किया गया और पहली मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। शादी जल्दी जल्दी में हुई थी, क्योंकि मेरी माँ कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, क्योंकि उनका अपने घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था। जबकि मैं जॉब की वजह से मुंबई में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और बोनस वगैरह भी मिलता था। अगर बाहर जाना होता तो कंपनी और ज़्यादा पैसे देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफ स्टाइल से बहुत संतुष्ट था और जब से मेरी शिवानी ज़िंदगी में आई थी तब से तो लगता था कोई कमी नहीं थी। ज़िंदगी में शिवानी भी मेरे बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब से ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, अब तो मैं शिवानी से बात भी नहीं कर पाता था। वो जब भी मायके जाने का कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा तो मैं एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज़ तेज़ हो गई, जिसे सुनकर वो डर गई। क्या हुआ? वो अचानक से रोने लगी और उस खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़ के आ गया। आज फिर सेम ड्रेस सतीश के टेरिस पर टंगा था। मैंने उससे जैसे देखा तो जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े बरसा रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और शिवानी और उसके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखा करते और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वापस आ जाता था। अब तो शिवानी भी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। अजीब सी हरकतें हो गई थी उसकी। रात के वक्त अचानक गायब हो जाती। एक दिन मेरी आँख खुली तो शिवानी बेड पर नहीं थी। मैं बाहर निकल के देखने लगा, आवाज़ें भी दी, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। जब मैं वापस कमरे में आया तो बेड पर लेटी हुई थी। मेरे पूछने पर कहने लगी, मैं तो यहीं थी, आप ही बाहर से आ रहे हैं। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। कुछ दिन बाद से शिवानी उखड़ी उखड़ी से रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो अजीब सी नज़रों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको? अब मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरफ देखने पर मैं अपना सिर पकड़ लेता। वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं आजकल उल्टी सीधी बातें तो करता रहता था। ऊपर से इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य को सुलझाना ही पड़ेगा। और दूसरे ही दिन जैसे ही मैं शिवानी को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज़ की तरह वहीं बैगनी जोड़ा सतीश के घर की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीधा छत पर चला गया। मेरी और सतीश की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत लांगी और ताज़ा ताज़ा धुले हुए उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मैंने कुर्ते को बीच से फाड़ दिया और सीधा शिवानी के मायके गया तो शिवानी ने ही दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, मगर मैं ज़रूर हैरान हुआ था। उसका कुर्ता बीच से फटा हुआ था, जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो चिल्लाकर सबको बुलाने लगी, चलो मेरे साथ। मैं चिल्लाया, क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सास फूल रही थी, आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये?
मैं उसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा। मगर बेटा, इसने किया क्या है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ नरमी से पूछा। अंकल, इसे पूछे कि इसका कुर्ता कैसे फटा है। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों से वो सब चौंक कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन इसका कुर्ता तो अभी भी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे में लगे तार से फंसकर फटा है। वो सब एक जुबान होकर मुझे बताने लगे और शिवानी अभी तक ज़मीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मेरा गुस्सा मेरे बस के बाहर हो चुका था और शिवानी को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शिवानी पूरे रास्ते रो रही थी, लेकिन मुझे अब उस पर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा सतीश के साथ? ये क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे सोच सकते हो? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता। मगर वो लगातार इनकार करते जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। तभी पुलिस आ गई। उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते ही शिवानी को मेरे हाथों से छुड़ाया और सोफे पर बिठा दिया। वो उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा, आपको थाने चलकर पता चल जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में शिवानी की आवाज़ लगातार गूंजती जा रही थी। ये मेरे पति पागल है, पहले दिन से ही इसे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। शिवानी पुलिस को बताए जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिससे मैंने अपनी दिलो जान से चाहा था, वो ये क्या कह रही थी? मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था और शिवानी ने मेरी खबर तक न ली थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था, मैं एक दिमागी मरीज़ हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत वाली बात यह थी कि उस रात पुलिस को सतीश ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवानी ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी ज़मानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी ज़मानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझे सवाल पूछे तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? गुस्से में आकर पूछा तो मुझे समझाने लगे, देखिए मिस्टर, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वो आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांस बढ़ने लगी थी। मैं चिल्लाया, डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना जाने क्या सदमा लगा कि अपने होश खो बैठा। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझसे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहाँ सतीश और शिवानी को देखकर मुझे ज़ोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका। हाँ विनाश, हम दोनों साथ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सकें। वो मुस्कुराया। तुम्हें हिमांशी याद है? अचानक उसने पूछा। कौन हिमांशी? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला? क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की हिमांशी भी थी। हिमांशी मेरी छोटी बहन थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल और तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी।
और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वो सिर्फ दवाओं के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे हिमांशी की डायरी मिल गई जिसमें अविनाश के बारे में लिखा हुआ था। फिर मैंने तुम्हारे बारे में पता किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। शिवानी जो मेरी ऑफिस में काम किया करती थी, उसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसका घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने शिवानी को एक बड़ी रकम के बदले ये सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब तुमने शिवानी को पहली नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम शिवानी जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और तुमने शिवानी से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैंने शिवानी को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थीं जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुम्हें पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था और ये सब सतीश की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी। हिमांशी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हिमांशी जिस अविनाश को चाहती थी वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज़ एक नई लड़की को फंसाता था। वो हमसे सीनियर था। मेरी तो हिमांशी से कभी बात भी नहीं हुई। एक बार पता तो किया होता कि वो अविनाश कौन था। आ गए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने, मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने किया ही नहीं। मेरी कहानी सुनकर उस दिन तो वो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया गया। सतीश और शिवानी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, उन्हें सज़ा होने वाली थी। जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी से अपने वकील से बात की और उन दोनों को माफ़ कर दिया। सतीश ने बदले की आग में ये सब किया था। एक दिन मैं घर में ऐसे ही चुपचाप बैठा था कि शिवानी चली आई और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैंने उससे कहा कि देख लो, एक बार मैं धोखा बर्दाश्त कर सकता हूँ, दोबारा नहीं। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल में सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब है कि शिवानी को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा मान और सम्मान वापस दिलाया था, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझकर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ इस टाइम थोड़ी समझ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।